Now next point, concept of feedback. बेटा यदि हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर का जो मेन पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो गया, बट एनसीईआरटी ने ट्रांजिस्टर में एक छोटा सा पोर्शन और दिया है, ऑसिलेटर। क्या हुआ, दिया ही नहीं है। बट मेरे जब पुरानी एनसीईआरटी है उसमें तो है, नई में नहीं है। नई में तो पूरा ट्रांजिस्टर ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना, ट्रांजिस्टर का एक छोटा सा एप्लीकेशन और है, ऑसिलेटर। जब हम ऑसिलेटर बनाते हैं तो ऑसिलेटर में भी ट्रांजिस्टर यूज होता है, और वहां पर एक कंसेप्ट यूज होता है, कंसेप्ट ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ फीडबैक क्या है। नाउ एक एम्पलीफायर, amplification factor A and signal is Vs output. Feedback circuit. Now feedback का concept क्या है? इन ओसी इन सॉरी इन एम्पलीफायर, बेटा एम्पलीफायर में हमने इनपुट में सिग्नल दिया वीएस, तो ये एम्पलीफायर गिवन सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाई होकर आउटपुट में मिलेगा। अब फीडबैक का मतलब क्या है? फीड मैंने भेजना, बैक मैंने वापस वापस भेजना, इसका सीधा सा मतलब है इन एम्पलीफायर जो आउटपुट आता है, इस आउटपुट का कुछ पार्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट 2%, 5%, 10% आउटपुट का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और एक सर्किट के हेल्प से उसे इनपुट में मिक्स कर देते हैं। आउटपुट का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और एक सर्किट की हेल्प से उसे वापस इनपुट में मिक्स करेंगे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फीडबैक। अब ये फीडबैक भी ध्यान देना, जब आप आउटपुट का थोड़ा सा पार्ट इनपुट में मिक्स करोगे तो इंटरनल ये इनपुट चेंज होगा, इंटरनल ये इनपुट चेंज होगा, और इनपुट के चेंज होने से आउटपुट भी चेंज होगा। इट मींस ना तो हमने ट्रांजिस्टर को चेंज किया, ना जो बाहर से इनपुट दे रहे थे इसको चेंज किया। इनपुट को भी चेंज नहीं किया, ट्रांजिस्टर को भी चेंज नहीं किया, बट हमने इसके आउटपुट को चेंज कर दिया। आउटपुट चेंज कर दिया मतलब ट्रांजिस्टर की जो एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी है उसको हमने चेंज कर दिया है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। नाउ ये फीडबैक भी टू टाइप का होता है। फर्स्ट, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक नाम से ही क्लियर है, इसका इफेक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव फीडबैक, इनपुट आउटपुट आर सुपर इम्पोज इन सेम फेज। इनपुट आउटपुट आर सुपर इम्पोज इन सेम फेज। अब सेम फेज कैसे आता है? सेम फेज आता कैसे है बेटा? कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, एंड वी नो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर जनरेट 180 डिग्री फेज डिफरेंस। यदि पॉजिटिव फीडबैक करना है तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए हम फीडबैक सर्किट ऐसा यूज में लेते हैं कि दिस सर्किट आल्सो जनरेट 180 डिग्री फेज डिफरेंस। 180 डिग्री फेज डिफरेंस बाय एम्पलीफायर एंड 180 डिग्री फेज डिफरेंस बाय फीडबैक सर्किट, तो टोटल फेज डिफरेंस 0. It means input output are superimposed in same phase, and when input output are superimposed in same phase तो internally input इंक्रीज होगा, इनपुट के इंक्रीज होने से आउटपुट भी इंक्रीज होगा। मींस ट्रांजिस्टर के एम्पलीफाई करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, मीट मींस इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो पॉजिटिव फीडबैक का मीनिंग है इनपुट आउटपुट आर सुपर इम्पोज इन सेम फेज। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, पॉजिटिव फीडबैक में फर्स्ट पॉइंट,
here हाँ, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे? इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, जल्दी बनाओ जो बनाना है। बेटा अब तो तेज करना पड़ेगा, कहाँ तक कमजोर रखिएगा। अब कुछ भी मत खा तो वैसे तेज हो जाएगा। और बाहर मिलना पर्सनल, ये सब बता दूंगा, सबको नहीं बता सकता। सबको बताऊंगा तो सबका तेज हो जाएगा, तो वापस तेरा वीक रह जाएगा। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, यदि फर्स्ट आना है तो या तो इतनी मेहनत करो कि फर्स्ट आ जाए, और नहीं कर सकती है तो बाकी औरों को मत पढ़ने दो, फर्स्ट आ जाएंगी। फर्स्ट पॉइंट देखो, हियर इनपुट एंड आउटपुट आर, here input and output are superimposed in same phase. Input and output are superimposed in same phase. Now second, amplification factor after positive feedback. पॉजिटिव फीडबैक के बाद एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कितना होगा? ये तो कंफर्म है, ए तो नहीं होगा, ए से ज्यादा होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा डैश। बेटा एफ क्या है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आफ्टर फीडबैक, ए बिफोर फीडबैक एंड बीटा डैश। जितना फीडबैक हो रहा है, आउटपुट का जितना पोर्शन इनपुट में जा रहा है, दिस इज बीटा डैश। नाउ सेकंड, नेगेटिव फीडबैक। अब नाम से ही क्लियर है, नेगेटिव फीडबैक मतलब इसका इफेक्ट नेगेटिव होता है, इफेक्ट नेगेटिव होता है। तो ध्यान देना, इन नेगेटिव फीडबैक इनपुट आउटपुट आर सुपर इम्पोजिंग अपोजिट फेज। अब अपोजिट फेज आता कैसे है? अपोजिट फेज कैसे आएगा? ध्यान देना, एम्पलीफायर ये तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस जनरेट करेगा, ये तो 180 का फेज डिफरेंस ही जनरेट करेगा। यदि नेगेटिव फीडबैक करना है तो फीडबैक सर्किट ऐसा यूज में लेते हैं कि ये फीडबैक सर्किट कोई फेज डिफरेंस जनरेट नहीं करे। तो इनपुट आउटपुट आ रही है अपोजिट फेज, और यहाँ से इसका थोड़ा सा पार्ट लेंगे और थोड़ा सा पार्ट लेकर सर्किट की हेल्प से इनपुट में मिक्स करेंगे। And when input output are superimposed in opposite phase, तो internally input डिक्रीज होगा, और इनपुट के डिक्रीज होने से आउटपुट भी डिक्रीज होगा। बेस ट्रांजिस्टर के एम्प्लीफिकेशन करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो नेगेटिव में फर्स्ट पॉइंट लिखना, हियर इनपुट एंड आउटपुट आर superimposed in, input and output are superimposed in opposite phase, are superimposed in opposite phase. सेकंड पॉइंट, अब फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? बटा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? नेगेटिव फीडबैक में, नेगेटिव फीडबैक में डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के लिए यहाँ माइनस की जगह प्लस आता है। तो अलग से लिख देता हूँ, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा डैश। और हाँ, ये जो फॉर्मूले आते हैं ये भी डेरिवेशन से आते हैं, और वैसे देखा जाए तो ये फॉर्मूले हमारे सिलेबस में नहीं है। आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी ने फॉर्मूले कहीं भी नहीं दिए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे हायर स्टडी में आते हैं, बट वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम इन 2008। अब 8 तो वंस अपॉन ए टाइम की बात हो गई,
2008 में इस फॉर्मूले पर बेस एक बार AIPMT में क्वेश्चन आया था, एक बार आया है, उसके बाद अभी तक नहीं आया है, पर एक बार आया हुआ है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन भी लिख लो ताकि फॉर्मूला यूज कैसे करते हो पता रहे। देखिए, आफ्टर 9% negative feedback, after 9% negative feedback, voltage gain 10. Voltage gain 10. Find voltage gain before feedback. After 9% negative feedback, voltage gain 10. Find voltage gain before feedback. मतलब वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी, 10 से कम होगी या ज्यादा होगी? फीडबैक के पहले कितना था? फीडबैक के बाद में तो 10 है, तो फीडबैक के पहले वो तो 10 से ज्यादा ही रहा होगा, तो आंसर तो 10 से ज्यादा ही आएगा। कितना आएगा? नेगेटिव फीडबैक है तो फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा डैश। क्या गिवन है? आफ्टर फीडबैक वोल्टेज गेन गिवन है 10 एंड बिफोर फीडबैक A बताना है। कितना परसेंट फीडबैक? 9%, तो 9/100 सॉल्व करो। 10 प्लस 0.9 A तो A मिलेगा 10 अपॉन 0.1, दिस आंसर इज 100। Now next point. Oscillator. What is oscillator? Oscillator ये आपने मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, AC में भी पढ़ा होगा, LC oscillator। तो what is oscillator? Oscillator is the device which generates AC signal voltage without any AC input signal. हम इनपुट में कोई ऐसी सप्लाई नहीं देंगे, फिर भी हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का एसी सिग्नल ऑब्टेन होता है, एंड दिस डिवाइस इज नोन एज ऑसिलेटर। इनपुट में हम कोई ऐसी सप्लाई नहीं करेंगे, फिर भी हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का एक एसी सिग्नल मिलेगा, और इस डिवाइस को हम ऑसिलेटर बोलते हैं। बताओ ऑसिलेटर क्यों बना रहे हैं? इसका कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑसिलेटर का कहाँ यूज होता है? ध्यान देना, इसका यूज होता है कम्युनिकेशन के अंदर। आपने कम्युनिकेशन पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा? थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। कम्युनिकेशन में एक टर्म होती है मॉड्यूलेशन, नाम सुना है? व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन का मीनिंग होता है कि जब भी हम किसी मैसेज सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को एक जगह से ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज सिग्नल मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन को एक जगह से ट्रांसमिट करते हैं, तो मैसेज अकेला नहीं जाता है। पहले हमें इस मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव होती है, इस कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज किया जाता है, और सुपर इम्पोज करने का दिस प्रोसेस इज नोन एज modulation. When message signal superimpose on high frequency carrier wave, then this is known as modulation. सीधा सीधा समझिए, आपको कोटा से जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, पैदल पैदल जाओगी? चल तो जाओगे, जाने में आपकी कैपेसिटी पे कोई शक ही नहीं है, आप जा सकते हो। आप जयपुर का कहो जहां जा सकते हो, चल तो जाओगे, तो बेटा आपको जाने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो फिर क्या होता है? वेरी गुड, ट्रेन में जाते हैं, तो हम आपको क्या करते हैं? ट्रेन में बिठा देते हैं। मैसेज को क्या किया? इस हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, मतलब इसको ट्रेन में बिठा दिया। अब मैसेज नहीं जा रहा,
ट्रेन जा रही है। कौन जा रहा है? ट्रेन जा रही है और ट्रेन इसको लेकर जयपुर पहुंच गई। अब जयपुर पहुंचने के बाद भी क्या ट्रेन में बैठ के रहोगी? बड़ा बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो जब जयपुर पहुंच जाते हैं तो इसको वापस यहाँ से उतार देते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, जब बिठाते हैं इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन, जो उतारते हैं डीमॉड्यूलेशन। तो जब भी किसी मैसेज को भेजा जाता है, बड़ा मैसेज कभी डायरेक्ट नहीं जाता है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी पर सुपर इम्पोज किया जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज। तो मॉड्यूलेशन के अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसी की कैरियर वेव होती है, दीज कैरियर वेव जनरेट बाय ऑसिलेटर। ये जो कैरियर वेव हाई फ्रीक्वेंसी की वेव होती है, इसको जनरेट करने में हम ऑसिलेटर यूज में लेते हैं। मींस जहां भी कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन में ऑसिलेटर का यूज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, ऑसिलेटर इज ए डिवाइस, oscillator is a device which generate oscillation of constant amplitude, which generate oscillation of constant amplitude, ब्रैकेट में लिखना AC सिग्नल, oscillation of constant amplitude without any AC input signal, without any AC input signal। इनपुट में हम कोई ऐसी सिग्नल कनेक्ट नहीं करेंगे, फिर भी हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन मिलते हैं, ऐसे सिग्नल मिलते हैं। दिस डिवाइस इज नोन एज, सेकंड पॉइंट लिखना, ऑसिलेटर आर यूज टू जनरेट carrier wave in modulation। नाउ अब ऑसिलेटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो ऑसिलेटर होते हैं, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑसिलेटर भी 7 टाइप के हैं। एक तरह का नहीं होता, 7 टाइप के ऑसिलेटर होते हैं, बट हमारे सिलेबस में केवल 1 टाइप का ऑसिलेटर है और वह है एलसी ऑसिलेटर। अब आपने एलसी ऑसिलेटर एसी में पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, अभी मैं आपको एलसी ऑसिलेटर नहीं समझाकर और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और यह है सिंपल पेंडुलम। पर जो सिंपल पेंडुलम होता है, ये होता है मैकेनिकल ऑसिलेटर, और एलसी सर्किट इज इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर। मैकेनिकल से समझना, यह सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, अब इसमें ऑसिलेशन जनरेट करने हैं, और जनरेट करने के लिए हमें केवल एक बार एनर्जी देनी है, केवल एक बार एनर्जी देंगे, फिर उसके बाद हम इसको एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे। तो इस पेंडुलम को यहाँ लेकर के कौन सी एनर्जी यहां से रिलीज करो, क्या होगा? रिलीज करेंगे मीन पर आएगा एंड पोटेंशियल कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी होने से इधर जाएगा, काइनेटिक कन्वर्ट इनटू potential convert into kinetic convert into if 100% energy convert one form to another form, 100% energy convert one form to another form, then this device continuously with constant amplitude, means we obtain oscillation of constant amplitude, but practically it is not possible, because जब भी सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो एयर उसका अपोज करती है, एंड ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एनर्जी लॉस होता है। यदि एनर्जी लॉस हो रहा है, देन दिस डिवाइस जनरेट ऑसिलेशन, बट ड्यू टू एनर्जी लॉस प्रोड्यूस ऑसिलेशंस आर डैम्ड इन नेचर। बट एयर रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होने की वजह से इसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा। मतलब ऑसिलेशन जनरेट तो करेगा, बट किस तरह की? डैम्ड जनरेट करेगा। हमें कौन सी चाहिए? हमें कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के चाहिए। तो क्या करें?
फर्स्ट, या तो एयर नहीं हो, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब एयर तो होगी, अपोज तो होगा। सेकंड तरीका, जितना एनर्जी लॉस हो रहा है उतनी एनर्जी बाहर से देते रहे, जितना लॉस हो रहा है उतनी एनर्जी बाहर से देते रहे, तब ये कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा। बट बाहर से कुछ नहीं देना, बाहर से कुछ देना ही नहीं है, बस बाहर से एक बार दे दिया, बाहर से कुछ नहीं देंगे। तो डैम्ड को कांस्टेंट में चेंज करने के लिए हम एक कंसेप्ट यूज में लेते हैं, एंड दिस इज नोन एज कंसेप्ट ऑफ फीडबैक। समझना, हमने कंसिडर किया यहाँ एनर्जी 100 जूल, यहाँ एनर्जी 80 जूल, कितना लॉस हुआ, लॉस को कंपनसेट कैसे करेंगी, लॉस को कंपनसेट करने के लिए इसके पास जो एनर्जी है इसमें से हमने 5 जूल ली, बाहर से कुछ नहीं दी, इसी के पास जो एनर्जी थी इसका हमने थोड़ा सा पार्ट किया, 5 जूल लिया और इसको भेजा एम्पलीफायर में, इसको एम्पलीफायर में सेंड किया, तो एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाई कर इसको 25 में कर देगा। यहाँ कितनी बची, 75, एम्पलीफाई करने के बाद वापस इसी में मिक्स कर देंगे, जिससे लिया था वापस उसी में मिक्स कर देंगे और इस तरह से मिक्स करेंगे कि ये दोनों प्लस हो जाएं। बाहर से कुछ नहीं दे रहे हैं, इसके पास जो एनर्जी थी इसका थोड़ा सा पार्ट लिया, उसको एम्पलीफाई किया और एम्पलीफाई करके वापस उसी में मिक्स कर दिया और इस तरह से मिक्स किया कि ये दोनों प्लस हो जाएं। यदि दोनों प्लस हो जाएं तो वापस एनर्जी कितनी हो गई, 100। इसका मतलब कंटिन्यू लॉसेज होते रहेंगे। जब ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तो कंटिन्यू लॉसेज होंगे और विद द हेल्प ऑफ फीडबैक हम लॉसेज को कंटिन्यू कंपनसेट करते रहेंगे। यदि लॉसेज कंटिन्यू कंपनसेट होते रहेंगे देन वी ऑब्टेन ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर हम फीडबैक का कंसेप्ट यूज करते हैं और पॉजिटिव फीडबैक की हेल्प से हम लॉसेज कंपनसेट करते हैं। अब एलसी ऑसिलेटर की बात करें तो एलसी ऑसिलेटर में आपको पता है ये कैपेसिटर और ये इंडक्टर, एक बार ऑसिलेशन जनरेट करना है, एक बार जनरेट करना है तो एक बार आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो इनिशियली कैपेसिटर फ्री चार्ज, कैपेसिटर में एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। जब ये कैपेसिटर इंडक्टर से कनेक्ट होगा तो ये कैपेसिटर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा और जब इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज हुआ तो इंडक्टर पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा। बस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी कितनी, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड व्हेन कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज तो इंड्यूस ईएमएफ होगा और यही इंड्यूस ईएमएफ वापस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, मींस मैग्नेटिक कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक कन्वर्ट इनटू। if 100% energy transfer then we obtain oscillation of constant amplitude, but practically it is not possible because inductor and capacitor both are connected by wire और वायर है तो रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस होगा तो एनर्जी, मिस ऑसिलेशन जनरेट तो होंगे पर डैम्प्ड नेचर के होंगे। कौन से चाहिए, कांस्टेंट चाहिए तो वापस फीडबैक का कंसेप्ट यूज करेंगे और फीडबैक का कंसेप्ट यूज करके इसको कांस्टेंट में चेंज कर देंगे। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। बाकी पूरी वर्किंग आप पढ़ना चाहो तो एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना या मॉड्यूल से रीड कर लेना, काम कुछ नहीं आती है। जिसका वर्किंग हो कुछ भी काम का नहीं है। और ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर से भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो एक दो पॉइंट नोट करो। देखिए इन LC oscillator, in LC oscillator, LC circuit produce oscillation. LC circuit produce oscillation, but due to energy loss, produce oscillation are due to energy loss produce oscillations are damped in nature.
Produced oscillations are damped in nature. Now frequency of LC oscillator या LC oscillations, बेटा यहाँ जो ऑसिलेशन जनरेट होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? एक बार बताओ, फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करेगा? फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगा जो एलसी ऑसिलेशन जनरेट कर रहा है। और ऑसिलेशन कौन जनरेट कर रहा है? ऑसिलेशन एलसी सर्किट जनरेट कर रहा है। ट्रांजिस्टर ऑसिलेशन जनरेट नहीं करता है। ट्रांजिस्टर का काम क्या है? ट्रांजिस्टर का काम होता है लॉसेज को कंपनसेट करना, बट ट्रांजिस्टर ऑसिलेशन जनरेट नहीं करता है। इट मींस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो एल और सी पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो और एलसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, तो सेम वही फॉर्मूला होगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। नेक्स्ट पॉइंट, in LC oscillator, transistor work as an amplifier. Transistor work as an amplifier, and with the help of positive feedback, it convert damped oscillation into oscillation of constant amplitude. Damped oscillation into oscillation of constant amplitude. तो ये एक दो पॉइंट याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लॉजिक गेट। बट अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे सिलेबस में छोटा सा पार्ट हो रहा है लॉजिक गेट। नाउ फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? डिजिटल का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इन विच डिजिटल सिग्नल आर यूज्ड। Electronics in which digital signals are used are known as digital electronics. Now, what is digital signal? Digital signal is the signal या voltage which have only two state. ये voltage, ये 0 और ये 5। आपसे पूछा जाए at any time वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? एट एनी टाइम वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए सर वोल्टेज होगा या तो 0 या मीन्स ऐसा सिग्नल जिसमें केवल और केवल वोल्टेज की टू स्टेट हो, आइदर लो स्टेट और बटा 0 को बोलते हैं लो स्टेट और 5 को बोलते हैं हाई स्टेट। देन दीज टाइप ऑफ सिग्नल आर नोन एज डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल है ओनली टू स्टेट, आइदर लो स्टेट और लो स्टेट रिप्रेजेंट बाय 0 एंड हाई स्टेट रिप्रेजेंट बाय 1। मींस डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल 2 डिजिट्स की जरूरत है, या तो 0 या हम कहेंगे 1। इसका मतलब हाई, 0 मतलब लो। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 ही नंबर चाहिए, 0 एंड मींस डिजिटल सिग्नल के रिप्रेजेंटेशन के लिए जो नंबर सिस्टम यूज होता है, दिस नंबर सिस्टम इज बाइनरी नंबर सिस्टम।
Binary number system. Now, what is logic gate? What is logic gate? What are logic gate are an electronic circuit. Electronic circuit constructed by diode and ट्रांजिस्टर. डायोड ट्रांजिस्टर से बनते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं. एंड दीज सर्किट आर बेस्ड ऑन लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट आउटपुट में लॉजिकल रिलेशन होता है, उस रिलेशन पर बेस्ड होते हैं. अब लॉजिकल रिलेशन क्या है अभी समझना. एक बार बताओ, इन लॉजिक गेट का यूज कहाँ होता है? यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, कहाँ होता है? These logic gate are used to perform mathematical operation of binary number system या mathematical operation of digital signal. जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, इनके मैथमेटिकल ऑपरेशन में इनका यूज होता है. ऐसे समझना, ये आपके पास एक डिजिटल सिग्नल 0 and 5, ये आपके पास सेकेंड डिजिटल सिग्नल सेम 0 and 5, और हमें दोनों डिजिटल सिग्नल का एडिशन करना है. मतलब दो डिजिटल सिग्नल है, हमें इन डिजिटल सिग्नल का एडिशन करना है. अब डायरेक्ट एडिशन करो, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो तो 5 + 5 10. बट आउटपुट में भी डिजिटल सिग्नल होगा और आउटपुट में भी दो ही वैल्यू होगी 0 एंड. यदि इनका एडिशन करना है तो इनका एडिशन कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है. जब भी हमें डिजिटल सिग्नल का एडिशन करना होता है तो एडिशन के लिए हमें सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है. उस सर्किट का लॉजिक क्या है, सर्किट क्यों बनाया, उस सर्किट का लॉजिक होता है हम जो भी इनपुट में सिग्नल देंगे उनका एडिशन करेगा और एडिशन करके आउटपुट में रिजल्ट देगा. बस उसका जब भी आउटपुट मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू एडिशन ही मिलेगा. तो सर्किट का लॉजिक होता है इनपुट सिग्नल को ऐड करना. जब भी एडिशन करना होगा हमें सर्किट चाहिए और उस सर्किट का लॉजिक एडिशन होता है. इस जो आउटपुट आएगा वो अकॉर्डिंग टू एडिशन ही आएगा. मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी डायरेक्ट नहीं होता है. इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें दूसरा सर्किट बनाना पड़ेगा. याद रखना, जो एडिशन का सर्किट है वो एडिशन में ही यूज होगा, वो मल्टीप्लिकेशन में यूज नहीं होगा. मल्टीप्लिकेशन के हमें दूसरा सर्किट बनाना पड़ेगा. उस सर्किट का लॉजिक क्या है, मल्टीप्लाई करना. उसमें जब भी आप इनपुट दोगे वो मल्टीप्लाई करके आउटपुट देगा. मींस जब भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हमें एक सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है एंड दिस सर्किट आर नोन एज लॉजिक गेट. तो हम बोल सकते हैं लॉजिक गेट आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम या मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल. मींस बाइनरी नंबर सिस्टम की मैथमेटिक्स में यूज होते हैं एंड मैथमेटिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज नोन एज बुलियन अलजेब्रा. इनकी जो मैथमेटिक्स होती है दिस इज नोन एज. तो जो लॉजिक गेट है ये बुलियन अलजेब्रा में यूज होते हैं. अब बुलियन के जो लो होते हैं वो हमारे लो से थोड़े से डिफरेंट होते हैं. आपसे पूछा जाए बताओ 1 + 1, आप बताओ 1 + 1, 1 + 1. अरे आपका प्राइमरी भी वीक है. 1 + 1 इज 2. मैंने कब कहा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है? मैंने सिंपल बोला 1 + 1 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल में 1 + 1 कितना होता है 2. अब मैं कह रहा हूं इन बाइनरी नंबर सिस्टम, 1 + 1 1 ही होता है क्योंकि बाइनरी में 2 तो होता ही नहीं है. मतलब जो बाइनरी के लो होते हैं वो हमारे लो से थोड़े से डिफरेंट होते हैं और लॉजिक गेट की हेल्प से हमें इन्हीं मैथमेटिक्स को परफॉर्म करना है. तो आपको सबसे पहले बाइनरी के लो पता होना चाहिए. तो हेडिंग लिखिए
law of Boolean algebra। और यदि मॉड्यूल आए हो तो मॉड्यूल भी मार्क कर सकते हो, और लिखना चाहो तो लिख लेना, पर स्पीड से लिखना। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड इन्वर्जन। समझना, a प्लस 0, a प्लस 1 एंड a प्लस a प्लस 0, a प्लस 0, a आपको याद तो है, रटा हुआ a प्लस 0 इज a, पर इसका मीनिंग क्या होता है वो समझिए। मीनिंग समझना बेटा, हमें बताना है a प्लस 0, और तो व्हाट इज a ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो जितने भी वेरिएबल हैं ऑल आर डिजिटल सिग्नल। ए इज ए डिजिटल सिग्नल। 0 का मतलब लो, 1 का मतलब हाई। नाउ इन एनी डिजिटल सिग्नल यदि लो को ऐड करें, किसी भी डिजिटल सिग्नल में लो को ऐड करें, तो लो को ऐड करने से सिग्नल पर क्या इफेक्ट आएगा। अब समझना, एक ही वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, बेटा दो ही वैल्यू हो सकती है, आइदर 0 और। अब समझना, बताइए 1 प्लस 0, 0 प्लस 0 means after adding 0 value of digital signal does not change। सिग्नल में 0 को ऐड किया तो 0 को ऐड करने से सिग्नल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। बेटा 1 है तो 1 आ रहा है, 0 है तो 0 आ रहा है। मींस आफ्टर एडिंग 0 डिजिटल सिग्नल डज नॉट चेंज। तो a प्लस 0 ऑलवेज a प्लस 1 व्हाट इज 1। हाई में कुछ भी ऐड करो, हाई में आपकी इच्छा हो जिसको ऐड करो, बेटा इससे ज्यादा हाई पॉसिबल नहीं है। तो a प्लस 1 ऑलवेज इक्वल टू 1। आपसे पूछा जाए 1 प्लस a प्लस b का बार प्लस a डॉट b का होल बार इक्वल टू, कुछ भी ऐड करो, आपकी इच्छा हो जिसको ऐड करो, बेटा 1 क्या है, और हाई में कुछ भी ऐड करो हाई ही आएगा। a प्लस a डॉट 0 0, a डॉट 1 a, और a डॉट a इन्वर्जन a प्लस a बार a डॉट a बार और a का डबल बार। समझना, a प्लस a बार व्हाट इज a डिजिटल सिग्नल, एंड डिजिटल सिग्नल है ओनली टू स्टेट आइदर 0 और 1। बार का मतलब इन्वर्ट, यदि a की वैल्यू 1 है तो a बार, a 0 है तो a बार। अब ऐड करो 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, बटा दोनों में 1 आ रहा है। इट मींस हम a की वैल्यू 0 रखेंगे तब भी 1 ही आएगा, 1 रखेंगे तब भी, तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो याद रखना a प्लस a बार इज 1। किसी भी सिग्नल में उसी का इन्वर्जन ऐड करते हैं। आपसे पूछा जाए b प्लस b बार, वेरी गुड 1, c प्लस c बार, a प्लस b बार, ये 1 नहीं होगा। बेटा 1 तभी होता है जब उसी सिग्नल का इन्वर्जन ऐड करें। नाउ a डॉट a बार और a का डबल बार a, ये लो है, याद होने चाहिए। जब आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पर इन लो की जरूरत होती है। एक थ्योरम होती है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट है a डॉट b का होल बार इक्वल टू a बार प्लस b बार, एंड a प्लस b का होल बार इक्वल टू a बार डॉट b बार।
जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हमें होल बार को स्मॉल बार में चेंज करना होगा या स्मॉल बार को होल में चेंज करना होगा। दोनों साइड से यूज कर सकते हैं। हम बड़े बार को छोटा बना सकते हैं और छोटे बार को बड़ा बना सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी बार चेंज होता है, जब भी बार चेंज होगा तो डॉट कन्वर्ट इनटू एंड प्लस कन्वर्ट इनटू डॉट। चलिए एक दो क्वेश्चन के आंसर बताओ। 0.a के बार का होल बार इक्वल टू, आंसर में ऑप्शन बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन ए एंड फोर्थ ऑप्शन ए बार। 0, 1, ए या ए बार। आंसर इज 1, 1। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आप एक काम करो, एक काम करो, अभी बड़े बार को मत देखो, बड़े बार को बाद में निपटेंगे, बड़े बार को बाद में निपटेंगे। बेटा ए बार को किससे मल्टीप्लाई किया, और किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। तो ये क्या आया, 0, 0 का बार 1। ऐसे नहीं करना तो फिर डी मॉर्गन यूज करो। बड़े बार को छोटे बार में चेंज करेंगे तो 0 का बार, बेटा डॉट है तो प्लस में चेंज होगा, और ए का डबल बार। 0 का बार, डबल बार, ए एंड 1 प्लस ए 1 आएगा। आपसे पूछिए 1 प्लस ए का बार ना, 1 डॉट ए छोटे छोटे बार एंड होल बार। आंसर ये 1 ही तो, अरे यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है। मैं थोड़ा अलग लिख दिया, इस 1 का बार कितना, तो यही तो क्वेश्चन है, यही तो है। ये तो यही बन गया, दूसरा कर 1 प्लस ए होल बार इक्वल टू, आंसर बताओ। आंसर इज ए, ए आएगा। समझना, अभी बड़े बार को बाद में निपटेंगे, बड़े बार को बाद में निपटेंगे। तो ये बताओ 1 का बार, और किसी में भी 0 ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये क्या आएगा, ए बार और बार का बार कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज ए। या फिर डी मॉर्गन यूज करो, जब डी मॉर्गन यूज करोगे तो 1 का डबल बार डॉट ए का डबल बार, बड़ा डबल बार कैंसिल, ए डॉट 1 डॉट ए एंड द आंसर इज ए। कर सकते हो, कुछ नहीं करना, डी मॉर्गन यूज करके सोल्व करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। फर्स्ट, बेसिक और फंडामेंटल logic gates. In the Boolean algebra, there are three basic operations. Basic operations are addition, multiplication, and inversion. So for basic operation, there are three basic gates are required. So there are three basic gates, and first gate is OR gate. OR gate used to addition the digital signal. जब भी सिग्नल का एडिशन करना होता है तो एडिशन के लिए हमें OR गेट की यूज होती है, OR गेट यूज करते हैं। नाउ जब भी हम किसी गेट के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें गेट के बारे में 3 पॉइंट पता होने ही चाहिए। फर्स्ट, सिंबल, सेकेंड
Boolean expression, and third truth table. तो फर्स्ट सिंबल, यदि और का सिंबल बनाए ऐसा बनाते हैं, A and B are input and Y is output. एक बार बताओ और का लॉजिक क्या है? एडिशन करना, एंड फॉर एडिशन मिनिमम इनपुट। एडिशन के मिनिमम कितने हैं? मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बट एडिशन करना है तो एडिशन के लिए मिनिमम 2 इनपुट होने ही चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि और में केवल 2 ही इनपुट होते हैं, 2 मिनिमम हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो जब भी सिंबल बनाते हैं हम मिनिमम इनपुट रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इनपुट आर ए एंड आउटपुट इज वाई। नाउ इट्स बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बड़ा और का लॉजिक क्या होता है? एडिशन करना, तो इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं y इक्वल टू a प्लस b। थर्ड होती है इसकी ट्रुथ टेबल। बड़ा 2 इनपुट हैं तो देयर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ ट्रुथ टेबल बेस्ड ऑन लॉजिक ऑफ लॉजिकेट। मतलब इसका जो आउटपुट होता है वो लॉजिक पर बेस होता है, आउटपुट लॉजिक के अकॉर्डिंग आता है। और का लॉजिक क्या है? एडिशन करना, तो आउटपुट अकॉर्डिंग टू एडिशन ही आएंगे। बताओ 0 प्लस 0, 0 प्लस 1 1 1। नाउ सेकंड गेट इज AND gate. And AND gate used to multiply the signal। AND का सिंबल इस तरह का बनेगा, एंड मिनिमम इनपुट टू AND B and आउटपुट Y। एक्सप्रेशन A डॉट ट्रुथ टेबल ABY 0 0 0 1 1 0 1 1 मल्टीप्लाई करिए। भाई जो आउटपुट आएगा अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन होगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0 0.1 0 एंड। तो एंड के लॉजिक क्या है? एंड का सेम पर लॉजिक है, आउटपुट हाई। आउटपुट हाई व्हेन ऑल इनपुट आर हाई। एंड का आउटपुट हाई तभी होगा जब सभी 1 हो। मान लीजिए 3 इनपुट है तो तीनों हाई होने ही चाहिए। थर्ड गेट इज नॉट गेट। इनवर्ट गेट। बट जो नोट गेट है ये सिग्नल को इन्वर्ट करने में यूज होगा। और याद रखना नोट केवल ऐसा गेट है जिसमें केवल और केवल एक ही इनपुट होता है। At a time one signal invert only one input, input A output Y। expression A का बार टू टेबल। एक ही इनपुट है तो 2 ही कॉम्बिनेशन होंगे, 0 1 तो 1 और 0। नोट का लॉजिक क्या है? जो भी इनपुट में दोगे उस पर बार लगा के आउटपुट में देगा। सेकेंड टाइप ऑफ गेट यूनिवर्सल। लॉजिक गेट्स। बेटा हमने जो बेसिक गेट पढ़े, देयर आर 3 टाइप ऑफ बेसिक गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। इसी बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं बेसिक गेट के कॉम्बिनेशन से हम 2 गेट और बनाते हैं यूनिवर्सल गेट। एंड यूनिवर्सल गेट आर NAND एंड NOR। तो फर्स्ट यूनिवर्सल गेट इज NOR गेट।
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोर? याद रखना, नोर का मतलब नोट प्लस और नहीं होता है। नोर का मीनिंग होता है और प्लस नोट। बहुत डिफरेंस है। पहले और होगा, उसके बाद नोट होगा। पहले प्लस होगा और प्लस होने के बाद नोट लगेगा। अब सिंबल बनाए, तो पहले सिंबल किसका? और के बाद। और नोट को शॉर्ट में इस तरह से सर्किल से बना देते हैं। हमें और के बाद जो सर्किल लगाया है, यह सर्किल नोट को रिप्रेजेंट करता है। देन दिस द सिंबल ऑफ नोर। नाउ बुलियन एक्सप्रेशन। ए और बी पहले किस में जाएगा? और प्लस करेगा, और प्लस होने के बाद नोट में जाएगा, नोट उस पर बार लगा देगा, तो एक्सप्रेशन बनेगा ए प्लस बी का होल बार ट्रुथ टेबल। और के बाद क्या है? नोट कन्वर्ट 0 इंटू 1 इंटू। और क्या कहता है बेटा? और कहता है सभी जीरो होने पर जीरो, बाकी सब जगह 1। तो नोर क्या कहेगा? सभी जीरो होने पर 1 एंड बाकी सब जगह 0। तो और के बाद नोट लगा दे, बन जाता है नोर। अगला यूनिवर्सल गेट इज नेंड, और नेंड का मीनिंग है एंड प्लस नोट। सिंबल, ये नोट लगा दिया, ये बार लगा दिया, ट्रुथ टेबल। एंड की टेबल क्या है? एंड कहता है सभी 1 होने पर 1, बाकी सब जगह। तो नेंड का लॉजिक जस्ट उल्टा कर दो। नेंड कहेगा सभी 1 होने पर 0 और बाकी सब जगह 1। तो देर आर टू यूनिवर्सल गेट, नेंड एंड नोर। अब एक बात तो, इनको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? बेटा इनको यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इन गेट की हेल्प से बाकी सब तरह के गेट बना सकते हैं। हम केवल और केवल नैंड गेट यूज करेंगे और नैंड यूज करके बाकी सब तरह के गेट बना सकते हैं। मान लीजिए हमें कोई डिजिटल सर्किट बनाना है, उस डिजिटल सर्किट में डिफरेंट टाइप के गेट यूज हो रहे हैं, तो हम केवल और केवल नैंड यूज करके उस पूरे सर्किट को बना सकते हैं। तो नैंड एंड नोर आर universal. Now next point, conversion of NAND into others gate. ध्यान देना बेटा, हमने कहा है कि NAND एंड NOR आर यूनिवर्सल बिकॉज हम NAND की गेट, NAND की हेल्प से बाकी सब गेट बना सकते हैं। तो NAND की हेल्प से बाकी सब गेट कैसे बनते हैं, यह लॉजिक गेट का इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज्यादातर क्वेश्चन यही से आते हैं। तो हम केवल और केवल NAND यूज करेंगे। NAND के अलावा और कोई दूसरा गेट यूज नहीं करेंगे, और NAND को यूज करके हम बाकी सब गेट डिजाइन करते हैं। फर्स्ट, नोट गेट यूज क्या करेंगे? NAND, और काम किसकी तरह करना चाहिए? नोट की तरह करना चाहिए। तो ये 2 इनपुट NAND। अब समझना बेटा, बनाना क्या है? नोट में कितने इनपुट? नोट में 1 इनपुट, और यहाँ कितने हैं? तो आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। इसके दोनों इनपुट को आपस में ज्वाइंट करके एक सिंगल इनपुट बना दिया ए। हमने NAND के दोनों इनपुट को आपस में ज्वाइंट करके एक सिंगल इनपुट ए बना दिया। तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा। बताओ पहले कौन सी गेट में जाएगा? NAND में पहले क्या होता है? एंड, और एंड इनको मल्टीप्लाई करेगा। बताओ ए डॉट ए फिर किस में जाएगा? नोट में, और बन जाएगा ए बार। व्हाट इज इनपुट? आउटपुट वर्क के जे
नॉट गेट, और इसको बोला जाता है सिंगल। मॉड्यूल में ये कहना, डायग्राम के नीचे ये कहना सिंगल इनपुट नैंड। जब भी आपसे क्वेश्चन में कहे सिंगल इनपुट नैंड कनेक्टेड, सिंगल इनपुट नैंड कनेक्टेड, इसका सीधा सा मीनिंग है हमने नैंड के दोनों इनपुट को आपस में ज्वाइंट करके लगाया है। और जब भी इनपुट आपस में ज्वाइंट कर देते हैं ये नोट की तरह बिहेव करता है। अब ये नैंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। सेकेंड, एंड गेट। नैंड और नैंड का मीनिंग होता है एंड प्लस नोट। बेटा यूज क्या में लेंगे? यूज नैंड लेंगे, यूज नैंड करेंगे और काम किसकी तरह करना चाहिए? एंड की तरह करना चाहिए। व्हाट इज नैंड? एंड प्लस क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना, इस नोट को हटाना है। अरे नोट हटाना है, और नोट कैसे हटता है? नोट हटाने का सीधा सा तरीका, एक नोट और लगा दो। बेटा ये नोट क्या करेगा? बार लगाएगा, दूसरा नोट बार लगाएगा, डबल बार कैंसिल, डबल बार कैंसिल, मींस नोट से नोट कैंसिल। तो रिमेनिंग गेट इज एंड। डायग्राम, फर्स्ट टू इनपुट नैंड, टू इनपुट नैंड फॉलोड बाय सिंगल इनपुट नैंड। नोट भी किससे बनाएंगे? नैंड से ही बनाएंगे। तो टू इनपुट नैंड फॉलोड बाय सिंगल इनपुट नैंड। तो दिस सर्किट वर्क इज एंड। समझिए, ये दिया ए, ये दिया बी, बताओ यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा ए डॉट बी का बार। अब यह सिंगल इनपुट है, नोट की तरह काम करेगा, और नोट एक बार और लगाएगा, तो इसका फाइनल मिलेगा ए डॉट बी का डबल बार, एंड डबल बार कैंसिल ए डॉट बी। तो नैंड से एंड बना सकते हो। बेटा नैंड से एंड बनाना है मतलब नोट हटाना है, और नोट हटाने का सिंपल सा तरीका, एक नोट और लगा दे। थर्ड, और गेट। यह बनता है डी मॉर्गन से। ये ए, ये बी, बताओ यहां क्या मिलेगा? सिंगल इनपुट नैंड, सिंगल इनपुट नैंड वर्क नोड मीन्स यहां मिलेगा ए बार, यहां मिलेगा बी बार। अब लास्ट में कौन सा गेट है? नैंड का लॉजिक, नैंड का लॉजिक के आने वाले को पहले मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके बार लगाएगा। तो फाइनल आउटपुट हम बोलेंगे ए का बार डॉट बी के बार का होल बार। अब इस पे डी मॉर्गन लगाओ। बेटा याद रखना, एक छोटा बार बड़ा बार कभी भी कैंसिल, दो बार कैंसिल होते हैं और दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो या तो हम डी मॉर्गन लगाकर छोटे बार को बड़ा बना सकते हैं, या डी मॉर्गन लगाकर बड़े बार को छोटा बना सकते हैं। हम डी मॉर्गन से बड़े बार को छोटा बना रहे हैं, तो प्लस डॉट किस में चेंज होगा? डॉट प्लस में चेंज होगा। ये बनेगा ए का डबल बार प्लस बी का डबल बार, डबल बार कैंसिल ए प्लस बी, एंड वर्क कीजिए और गेट। और बना सकते हो तो नोर भी बना सकते हो। व्हाट इज नोर? और प्लस नोड। बेटा और बनाना आता है? अरे बोलो, नोट बनाना आता है? यदि हम इस और के बाद, और के बाद सिंगल इनपुट नैंड लगा दें,
और के बाद सिंगल इनपुट नेंड लगाते हैं। सिंगल इनपुट नेंड मतलब नोड, एंड और प्लस नोड इज नोड। तो इसके बाद सिंगल इनपुट नेंड लगा देंगे तो वो नोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? और जिस तरह से हमने नेंड को यूज करके बाकी सब गेट बनाए हैं, एज इट इज आप नोर को यूज करके भी बना सकते हो, बट अब मेथड वही रहेगा। नोर यूज करके बनाना है, नोट बनाना है, नोट बनाना है, सेम यही तरीका। सिंगल इनपुट नोर, नोर से और बनाना है। व्हाट इज नोर? नोर और प्लस नोट हटाने का तरीका, एक नोट और लगा दो। तो जिस तरह से हमने नेंड से बाकी सब गेट बनाए हैं, आप ऐसे ही नोट से भी बना सकते हो। बना लोगे? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल। लॉजिक गेट्स। अब बेटा वैसे हमारे सिलेबस की बात करें तो जो एआईपी नीट का सिलेबस है, नीट के सिलेबस में केवल 5 टाइप ऑफ गेट दिए हैं, 3 बेसिक गेट एंड 2 यूनिवर्सल गेट। बट एग्जाम में कभी कभी स्पेशल गेट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देयर आर 2 स्पेशल गेट। फर्स्ट इज एक्सोर, और इसी को बोला जाता है एक्सक्लूसिव और गेट। स्पेशल है, इनकी हर चीज स्पेशल है। सिंबल ए बी एंड वाई, ये एक्स और का सिंबल है। बूलियन एक्सप्रेशन ये होता है ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार, और इसी को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस का सर्किल बी। याद रखना ये शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और इसका मीनिंग होता है ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। टू टेबल 0 0 0 1 1 0 1 1। बटा टेबल किस पर बेस होती है? लॉजिक पर बेस होती है। ट्रुथ टेबल लॉजिक पर बेस होती है। और एक्स और का लॉजिक क्या है? एक्स और का लॉजिक है ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। यदि हम ए और बी की वैल्यू यहां पुट करें तो ए और बी की वैल्यू यहां पुट करके टेबल बना सकते हैं। जब वैल्यू पुट करके टेबल बनाते हैं तो टेबल बनती है 0 1 1 0। अब तो स्पेशल क्यों कहते हैं? वाई दिस इज नोन एज स्पेशल? क्योंकि ऐसी टेबल अभी तक हमारे किसी भी गेट की नहीं आई है। बड़ा ऐसी टेबल अभी तक हमारे किसी गेट की नहीं आई है। इस टेबल में स्पेशल क्या है? टेबल में स्पेशल है आउटपुट हाई। आउटपुट हाई व्हेन बोथ इनपुट आर डिफरेंट। जब एक इनपुट 0 दूसरा 1 या 1 0, तब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगे उस सिचुएशन में हाई मिलेगा। तब दोनों इनपुट एक जैसे होंगे, दोनों इनपुट एक जैसे होंगे तब क्या मिलेगा? लो मिलेगा। तो यहां लिख लेना आउटपुट हाई व्हेन both input both inputs are different। अगला गेट सेकेंड XNOR एंड XUGNOR गेट। और XNOR का मीनिंग होता है XOR प्लस नोड।
बेटा एक्स और के बाद यदि नोट लगाते हैं तो वो बन जाता है एक्स नोर। अब सिंबल, ये सिंबल किसका, एक्स और इसके बाद तो सिंबल ऐसा ही बनेगा, एंड नोट ए बी वाई एक्सप्रेशन ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। बेटा ये एक्सप्रेशन किसका, एक्स और एक्स और के बाद नोट एंड नोट अप्लाई बार, नोट पूरे पर बार आएगा। और अभी इसको अलग से सोल्व करेंगे, और जब सोल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। और ये एक्सप्रेशन याद रखना है, ये याद रखना है। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, और न्यूमेरिकल सोल्व करने पर फाइनल एक्सप्रेशन आपका ये आया, आपसे पूछा गया जाएगा गिवन कॉम्बिनेशन इक्वलेंट टू, गिवन कॉम्बिनेशन इक्वलेंट टू गेट का नाम बताना है। यदि आपने एक्सप्रेशन सोल्व किया और सोल्व करने पर फाइनली ये आ रहा है, इसका मतलब कौन सा गेट, एक्स नोर। और इसी को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट का सर्किल बी। नाउ टू टेबल, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1 and 1 0 0 1। क्लियर है? तो टोटल मिलाकर हमारे पास 7 टाइप ऑफ गेट हैं। बट आपको आपको एवरी गेट का सिंबल पता होना चाहिए, एवरी गेट का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, और एवरी गेट की ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए। अब मैंने इसको डायरेक्टली कैसे लिखा, इसको सोल्व कर रहे हैं, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार का होल बार। और आपको ऐसे एक्सप्रेशन सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको एक्सप्रेशन सोल्व करने पड़ेंगे। एक्सप्रेशन सोल्व करोगे तब जाकर फाइनल आंसर आएगा। तो एक्सप्रेशन सोल्व करने की सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, सबसे फर्स्ट स्टेप है यदि एक्सप्रेशन में बड़ा बार है तो डी मॉर्गन लगाकर छोटा बनाएंगे। तब कब बनाएंगे, डी मॉर्गन लगाकर छोटा बनाएंगे, और तब तक डी मॉर्गन यूज करते रहेंगे जब तक वो बार खत्म ना हो जाए। जब बार खत्म हो जाएगा फिर उसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जो मैंने बूलियन के लो बताए थे उन लो को यूज करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम सबसे पहले डी मॉर्गन यूज कर रहे हैं, और ध्यान देना हम डी मॉर्गन यूज कर रहे हैं इस प्लस पर। जब प्लस पर डी मॉर्गन यूज करोगे तो क्या होगा, ये प्लस डॉट में चेंज होगा, और बड़ा बार यही छोटे बार में चेंज होगा। तो डी मॉर्गन यूज करने के बाद मिलेगा ए डॉट बी के बार का बार डॉट बी डॉट ए के बार का बार। अब ध्यान देना अभी भी एक छोटा बार है, बड़ा बार है, और छोटा बड़ा बार कभी भी कैंसिल, तो वापस क्या करना पड़ेगा, डी मॉर्गन लगाना पड़ेगा। अब डी मॉर्गन लगाएंगे इस डॉट पर, तो ये डॉट किस में चेंज होगा, और यहीं से बड़ा बार छोटे बार में चेंज होगा। तो डी मॉर्गन आने के बाद बनेगा ए का बार प्लस बी का डबल बार। क्या ये डॉट चेंज होगा, डॉट ही रहेगा, एंड बी का बार प्लस ए का, हमें पता है डबल बार कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा ए का बार प्लस बी डॉट बी का बार प्लस ए। अब बार खत्म हो गया, अब मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है, तो ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट ए बी डॉट बी बार एंड बी डॉट ए। मल्टीप्लाई करोगे 4 स्टेप आएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए बार डॉट बी बार,
A bar dot A, B dot B bar and A dot B। अरे यही आएगा, बताइए। A डॉट A बार, A डॉट A बार 0, B डॉट B बार 0, तो फाइनली मिला A बार डॉट B बार प्लस A डॉट B, और यही एक्सप्रेशन हमने लिखा है। क्लियर है? अरे बोलिए। चलिए, तो जो लॉजिक गेट का थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरेटिकल पोर्शन तो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन नीट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, बड़ा 3 बार आ चुका है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। y a b c for y equal to 0, a b c will be a b c। फर्स्ट ऑप्शन 0 0 0, सेकंड ऑप्शन 1 0 0, थर्ड ऑप्शन 0 1 1 एंड फोर्थ ऑप्शन 1 1 1। आउटपुट में 0 आना चाहिए। यस, सेकंड ऑप्शन। आप समझना बेटा, क्वेश्चन सोल्व करने का मेथड याद रखना, लॉजिक गेट के क्वेश्चन को सोल्व करने का कोई फिक्स मेथड नहीं है। ऐसा नहीं कि बस ये एक ही फिक्स मेथड है, बेटा मेथड बहुत सारे हैं। जो मेथड आपको ज्यादा इजी लगे वो मेथड यूज करिए। तो फर्स्ट मेथड क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो फर्स्ट मेथड वैल्यू पुट करके देख लो, वैल्यू पुट करके देख लो, जिसको पुट करने पे 0 आएगा वही आंसर होगा। पर जब इस मेथड को यूज करो, आप 4 बार वैल्यू पुट करना। ऐसा नहीं है कि पहले में 0 आ गया तो ये टिक कर दिया, पता लगे आपने आगे इसमें मिस्टेक कर दी हो तो आगे पता लग जाएगा। 3 में 1 आएगा तो पक्का चौथे में 0 आएगा, और जिसमें 0 आएगा वही आंसर होना चाहिए। पर इस प्रोसेस से करोगे टाइम ज्यादा लगेगा, यूज नहीं करना। दूसरा मेथड, आपको आउटपुट देकर इनपुट पूछा है, यदि आउटपुट देकर इनपुट पूछा है तो आप भी क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करो। रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करो, बताओ लास्ट में क्या आना चाहिए। वेरी गुड। अब ये कौन सा गेट है? नोट में 0 होने के लिए 1 होना चाहिए, नोट में 0 होने के लिए 1 होना चाहिए। अब बेटा ये कौन सा गेट है? एंड में 1 होने के लिए दोनों 1 होने ही चाहिए, तभी 1 आएगा। अब ये 1 है, ये नोट है, तो यहाँ 0 ही होना चाहिए, तो ये तो पक्का है सी तो 0 ही होना चाहिए, और सी 0 होना चाहिए, तो थर्ड एंड फोर्थ तो नहीं होगा। अब यहाँ कितना है? और ये कौन सा गेट है? और में 1 होने के लिए कोई भी एक 1 होना चाहिए, दोनों 0 नहीं होने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर सेकेंड।
सेकंड मेथड, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, ये तो आपको ही आना चाहिए। y इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकंड ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन a प्लस बी एंड फोर्थ ऑप्शन a डॉट बी एंड फर्स्ट क्वेश्चन। a b एंड y। एक आपको बेसिक गेट का कॉम्बिनेशन दिया है, अब पूछा है y किसके इक्वल है और ऑप्शन पहले से दिए हैं। ऑप्शन देने का बेनिफिट ये है, आपको पता करना, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कहां तक सिंप्लीफाई करना है। हाथ हटा, ये क्यों काटा? नहीं, रॉन्ग नहीं होगा, आंसर तो इससे भी आएगा, बट इसमें आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि आगे सिंप्लीफाई करने में दिक्कत आ रही है। तो ना एक्सप्रेशन एक स्टार्ट किया ना तो इससे भी आ जाता, पर चूंकि एक्सप्रेशन आगे सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस मेथड को यूज मत करो। आंसर इज कंफर्म, वेरी गुड। बेटा यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, और गेट है तो प्लस करेगा a प्लस बी, यहाँ से क्या आया b, लास्ट में कौन सा गेट, एंड मल्टीप्लाई करेगा तो y कोई तो आप लिखोगे a प्लस बी डॉट बी। अब क्या करना है, डी मॉर्गन का तो मतलब ही नहीं है, तो फिर एक ही तरीका है, ब्रैकेट ओपन करो, और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसको लिखोगे ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, और आपको पता है बी डॉट बी ही होता है बेटा, ए डॉट ए तो बी डॉट बी को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको लिखेंगे ए डॉट बी प्लस बी, और बी को मान लो तो a प्लस वन, एंड व्हाट इज वन प्लस ए, वन, तो फाइनल आंसर क्या आया b। क्लियर है, आप समझना। मान लीजिए, मान लीजिए एग्जाम में आपका एक्सप्रेशन यहां तक तो आ गया, और आई थिंक यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, पर इसके आगे सोल्व नहीं हो रहा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है कि आगे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। यदि आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करें तो समझने की कोशिश भी मत करना। समझ में नहीं आ रहा है तो इस मेथड को आगे प्रोसेस ही मत करो, समझने की कोशिश ही मत करो, आप दूसरे मेथड पे पहुंचो। क्योंकि लॉजिक गेट में क्वेश्चन को सोल्व करने का एक कोई फिक्स मेथड नहीं है, बट अब दूसरा मेथड क्या होगा, और जिसका कोई नहीं होता उसके ट्रुथ टेबल होती है। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जिसे हम ट्रुथ टेबल से सॉल्व नहीं कर सकते, हम एवरी न्यूमेरिकल को ट्रुथ टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा कितने इनपुट हैं, दो इनपुट हैं, तो देर आर फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ए बी वाई 00011011। अब वैल्यू पुट करो, और जब वैल्यू पुट करो तो एक्सप्रेशन में पुट करो, टाइम कम लगेगा, a प्लस बी डॉट बी इक्वल टू वाई। वैल्यू पुट करो, 4 बार वैल्यू पुट करनी है, बट अब वैल्यू पुट कर रहा हूं 00, तो 0 प्लस 0.0, बताइए, वेरी गुड। अगली वैल्यू 01, तो 0 प्लस 1.1, 0 प्लस 1 1.1, वेरी गुड। अगली वैल्यू 1 प्लस 0.0, 0, अगली वैल्यू 1 प्लस 1.1, आंसर इज 1, तो टेबल 1 इज 0 1 0 1। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आउटपुट आया है, क्या ये आउटपुट a प्लस बी है, क्या ये a प्लस बी है ना, a प्लस बी होता
होता तो ये भी 1 होता। ए प्लस बी का मतलब और गेट, ए प्लस बी का मतलब यदि ए प्लस बी होता तो ये 1 होना चाहिए था। क्या ये ए डॉट बी है? ना, ए डॉट बी होता तो ये 0 होना चाहिए, मतलब ए प्लस बी नहीं है, ए डॉट बी भी। तो बचा क्या? या तो ए बचा या। अब ध्यान से देखना, इस y की चारों वैल्यू किससे मैच हो रही है? y की सभी वैल्यू, याद रखना जब भी टेबल से चेक करो तो सभी वैल्यू मैच होनी चाहिए। y की सभी वैल्यू किससे मैच हो रही है? बेटा y की सभी वैल्यू b से मैच हो रही है। यदि y b से मैच हो रहा है तो 100% y इक्वल टू b होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन यही है, y इक्वल टू, ऑप्शन भी यही है। इसको बड़ी जल्दी होती है बजाने की। बताइए। जरूरी थोड़ी ये हर क्वेश्चन टू टेबल से करेंगे। टू टेबल से कब करेंगे? टू टेबल से कब करेंगे? जब एक्सप्रेशन सोल्व करने में दिक्कत आ रही हो। अच्छा तेरी इच्छा हो, जैसे तेरे को मेथड याद आता है वैसे कर, आंसर सही आना चाहिए बस। आपकी इच्छा हो जैसे करो, सोल्व करें। बेटा ये ए है बी है तो यहाँ ए प्लस बी आएगा। अरे बोलो, ये ए नोट में गया, ए बार इधर से बी आ रहा है तो लिखेंगे ए बार प्लस बी। लास्ट में कौन सा गेट है? एंड, एंड मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा? लास्ट वाला मल्टीप्लाई करेगा तो y इक्वल टू लिखोगे a प्लस बी डॉट ए का बार प्लस बी। यहां तक आ गया। अब आगे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करो। ये क्या कर रहा है? बी पे बार क्यों लगाया? हाँ मत लगा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए डॉट ए बार, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी प्लस बी डॉट बी। हमें पता है ए डॉट ए बार 0 और बी डॉट बी बी ही होता है, तो इसको लिखेंगे ए डॉट बी प्लस ए का बार डॉट बी प्लस बी डॉट बी, बी बी डॉट बी, बी। अब ध्यान से देखना, सब में बी क्या है? बी कॉमन है, और जैसे आप बी को कॉमन लोगे आपको मिलेगा ए प्लस ए का बार प्लस 1। और ये कितना? 1 में कुछ भी ऐड करो 1 ही आएगा, तो फाइनली आया बी डॉट 1, मतलब आंसर इज बी। कर दो कि अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, अभी खत्म नहीं हुए, अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो आगे टर्न पे हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपका मैकेनिक्स में एनर्जी तो हो गया ना? फ्रिक्शन ऑलमोस्ट होने वाला होगा, बस तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, हाँ ये मत पूछना टेस्ट में कहां तक आएगा। टेस्ट में